गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में बच्चों हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, कौन सा? डिमांड। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, किसी बच्चे को पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना अपना नेम और स्कूल का नेम लिखकर, और कौन से चैप्टर की आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। जिससे क्या होगा, उस पीडीएफ को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करने के बाद उस कंटेंट को पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था बेटा आपको कि लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था डिमांड। मैं आपको रिकॉल या रिवाइज करवा देता हूँ पूरा चैप्टर जितना हमने पढ़ लिया था। सबसे पहला टॉपिक बेटा अपन ने कवर किया था कि सर डिज़ायर डिमांड में कब कन्वर्ट होती है। तो मैंने बताया था उसके लिए दो कंडीशन थी, या तो गुड्स मार्केट में अवेलेबल हो या कंज्यूमर की एबिलिटी हो। फिर अपन ने पढ़ा था बेटा क्वांटिटी डिमांड क्या होता है और डिमांड क्या होता है। तो मैंने बताया था क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक सिंगल कमोडिटी की हमने बात करी थी विच अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर प्राइस। फिर हम बेटा डिमांड पे आए थे, तो मैंने बोला था डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस। याद है आप लोगों को? फिर हम आए थे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पे। तो मैंने बताया था बेटा एक होता है मेन फैक्टर और एक होता है अदर फैक्टर्स। मैंने आपको बताया था बेटा मेन फैक्टर कौन सा था हमारा? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। फिर हम आए थे बच्चों अदर फैक्टर्स पे। तो पहला था हमारा प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, उसमें दो पार्ट थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट कौन से थे बेटा? दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, और कॉम्प्लीमेंट्री विच आर नेसेसरी टू ईच अदर। फिर हमने पढ़ा था इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर एंड क्लाइमेट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए थे बच्चों इंडिविजुअल डिमांड क्या था और मार्केट डिमांड क्या था। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो हम पढ़ने वाले लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। क्या पढ़ेंगे बेटा? लॉ ऑफ डिमांड। पता है आपको ये लॉ ऑफ डिमांड आता है? पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? ये सिंपली ऐसा बोलता है अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारा डिमांड गिरेगा, और अगर प्राइस गिरेगा तो हमारा डिमांड बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू द इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा कॉन्ट्रैक्ट्स। If price of a commodity increases, then quantity demand contracts, and if price of a commodity decreases, then quantity demand extends. Then quantity demand extends. ये लॉ ऑफ डिमांड हमें एक्सप्लेन करता है कि सर अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड गिरेगा, और प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये पता है क्या बोलता है? अब मुझे आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? सर इनवर्स दिख रहा है ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो उन्होंने लिखा लॉ ऑफ डिमांड एस्टेब्लिशेस इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप। तो लॉ ऑफ डिमांड कैसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप। तो हम रीड करते हैं, देखो लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स दैट व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल quantity demand extends with the decrease in price of a commodity, and quantity demand contracts with the increase in the price of a commodity. And law of demand establishes inverse relationship between price and quantity demand. तीसरा आता है बेटा इसके assumptions कि सर लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या assumptions होते हैं। मैंने कहा देखो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अदर फैक्टर्स याद है? यस सर बिल्कुल याद है। तो याद करो बेटा अदर फैक्टर्स। सर देखो पहला अदर फैक्टर था हमारा प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स। सर एक अदर फैक्टर था हमारा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। सर एक अदर फैक्टर था हमारा साइज ऑफ अ कंज्यूमर। एक था सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर एंड क्लाइमेट। आप क्या करो इन सब के आगे नो चेंज लगा दो। नो चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। तो इससे क्या होगा बेटा? हमारे अजम्पशंस अपने आप ही बन जाएंगे। तो देखो अपन ने लॉ ऑफ डिमांड में तीन चीजें पढ़ी, डेफिनेशन, रिलेशनशिप और इसके अजम्पशंस। कुछ नहीं करना, अदर फैक्टर्स के आगे क्या लगा दो? नो चेंज। और इसका शेड्यूल डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको आता है। सर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया। और इसके हम डायग्राम की बात करें बच्चों तो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। सर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया,
प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ गया। तो बच्चों आपको इसका शेड्यूल भी आ गया और डायग्राम भी आ गया। ये था बेटा लॉ ऑफ डिमांड। अब बताओ कहाँ हार्ड था? ठीक है बच्चा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ध्यान रखना, तो लॉ ऑफ डिमांड कैसा स्टेटमेंट होता है बेटा? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द कंज्यूमर बिहेवियर और रेशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर। क्योंकि सर ये कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कहा गया है लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। तो क्लियर बेटा? आई होप आप सभी को लॉ ऑफ डिमांड समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और आपको आता भी था, क्योंकि उसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल नहीं है। हम इसको और आगे लेके चलते हैं बच्चों। अब एक टॉपिक आता है बेटा एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड टॉपिक क्या है बच्चों अपना? एक्सेप्शंस, ऐसे केसेस। देखो जनरली डिमांड क्या बोलता है कि सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है इसका उल्टा, ऐसे केसेस जहां प्राइस ज़्यादा है फिर भी डिमांड ज़्यादा है, प्राइस कम है फिर भी डिमांड कम है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। मतलब महंगा है फिर भी लोग खरीद रहे, सस्ता है फिर भी लोग नहीं खरीद रहे, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। तो हमें ये ऐसे कुछ केसेस देखने हैं जहां पर महंगा है फिर भी डिमांड ज्यादा है, सस्ता है फिर भी डिमांड कम है। तो ये चीज हम कहाँ कवर करेंगे बच्चों? एक्सेप्शन ऑफ डिमांड के अंदर। तो देखो हम बात करते हैं बेटा एक्सेप्शंस की, हम बात करेंगे किसकी बेटा? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। चलो हम एक्सेप्शन की अगर बात करें तो मैं आपको सिंपली एक बात बोलता हूँ, एक गाड़ी आती है जिसका नाम है ऑडी। भाई एक पर्सन था, जैसे आपकी घरी में सपोज करो 30 या 35 हाउसेज है पूरी सोसाइटी के अंदर, गली के अंदर। वहाँ पे एक अंकल के पास मारुति है, ऑल्टो है, किसी के पास स्विफ्ट है, किसी के पास i20 है। एक भैया है या अंकल है, उनके पास ऑडी है, मर्सिडीज़ है, जैगवार है। पता क्या है, सारी गली के लोग उनको जानते होंगे, यार ये भैया बहुत पैसे वाले हैं। कैसे पता लगा आपको? कि सर इनके पास जो कारें हैं वो काफ़ी कॉस्टली है, वो चाहते तो ऑल्टो भी ला सकते हैं, ऑल्टो में भी 4 लोग बैठ सकते हैं ना, बट वो ऑडी लेकर आए, मर्सिडीज लेकर आए। वो ऐसा क्यों लेकर आए? क्योंकि सर दीज गुड्स आर स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट्स। क्या है बेटा? स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट। कि सर अगर वो ऑल्टो लेके आते ना तो लोग उनको नहीं जानते, लेकिन आज उनके पास ऑडी है, मर्सिडीज है, दीज आर स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट। महंगा है फिर भी इसकी डिमांड ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। सर महंगा था तभी तो उन्होंने खरीदा, सस्ता होता तो वो खरीदते थोड़ी ना, क्योंकि सर दीज आर कॉल्ड स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट। तो बेटा पहला एक्सेप्शन हम जो पढ़ने वाले हैं वो आता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, देख लो प्राइस ज्यादा है फिर भी इसकी डिमांड ज्यादा है, लोग खरीद रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं? According to him, article of distinction or status symbol products have more demand only if their prices are high. वो ऑडी कब खरीदेगा? वो महंगी थी। अगर आज ऑडी भी 2-5 लाख की आती ना तो वो परचेज नहीं करता, फिर तो सब लोग ही खरीद लेते, वो तो कॉमन बन जाता। महंगी है तभी तो इसने खरीदी, जिससे इसको लोग जानेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू हिम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट्स हैव मोर डिमांड ओनली इफ देयर प्राइसेस आर हाई, बिकॉज डिस्टिंक्शन इज मेड इन द सोसाइटी बिकॉज दे आर कॉस्टली। फॉर एग्जाम्पल डायमंड ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कारपेट्स एटसेट्रा। क्लियर बच्चों? चलो और आगे चलते हैं। मैंने आप में से किसी को मेरे को आपके नाम भी पता नहीं बेटा किसी भी, तो मैंने आप में से किसी को एक ऑफ़र दिया कि मैं आपको iPhone 11 दे रहा हूँ, मेरे पास है, खरीदना है, नया दिलाऊंगा, ओनली ₹5000। केवल 5000 में मैं आपको iPhone 11 दिला दूंगा। तुम लोगों का दिमाग खराब, सर पागल हो गए क्या? अब आज लोग खरीदेंगे ही नहीं। लोगों के दिमाग में थॉट क्या आ रहा है? या तो डुप्लीकेट होगा या चोरी का होगा। सुन लो, प्राइस कम है फिर भी डिमांड कम है, क्योंकि जब
बहुत ज़्यादा सस्ता बेचते हैं ना तो भी लोग नहीं खरीदते। लोगों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं, माइट भी डुप्लीकेट हो, माइट भी यूज़ किया हुआ हो, माइट भी चोरी का हो। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ठेले वाला है, वो शर्ट दे रहा है, 100 रुपये में शर्ट ले लो, 50 रुपये में टी शर्ट ले लो, 80 रुपये में जीन्स ले लो। क्या लोग खरीदेंगे? क्या अपन लोग उसकी दुकान पर रुकेंगे? क्या हम लोग उसको वहाँ स्टे भी नहीं करेंगे? क्यों सर? हमारे दिमाग में थॉट आएगा माइट भी यूज़ किया हुआ हो, माइट भी टॉर्न हो, कहीं से फटा हुआ हो, समझ रहे हो, माइट भी डुप्लीकेट हो। कहने का मतलब जब कोई घी बेच रहा है, बोले देसी घी ले जाओ 150 रुपये का लीटर, क्या आप लोग परचेज करोगे? हमारे दिमाग में ख्याल आएगा क्या पता मिलावटी हो, इतना सस्ता कौन बेचता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा सस्ता होता है ना तब भी कंज्यूमर क्या करता है, उन गुड्स को परचेज नहीं करता। तो कंज्यूमर क्या करता है जनरली? इनको इग्नोर। सस्ता है तो उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बच्चों? इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कि सर कंज्यूमर ने क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि बिकॉज दे आर देयर, चलो पढ़ते पहले मैं समझाता हूं। समटाइम्स आउट ऑफ इग्नोरेंस द कंज्यूमर फील्स दैट अ गुड इज वर्थलेस इफ इट्स प्राइस इज low, so they buy less goods at a low price, more is purchased if their prices are high। देखो ये दोनों क्या थे बेटा? एक्सेप्शन। एक केस में हमने देखा कि प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है, तो भी एक्सेप्शन हो गया। सस्ता है फिर भी डिमांड नहीं है, तो भी क्या हो गया? एक्सेप्शन। तो क्या क्या पढ़ा बच्चों अपन ने? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। एक आता है बेटा इमरजेंसी। चलो उसको समझा ही देता हूँ मैं आपको पहले। इसको समझने से पहले अपन देखते हैं बेटा हैबिचुअल गुड्स। देखो हैबिचुअल गुड्स की मैं बात करूं, एक पर्सन है, आप लोगों ने वो रणबीर कपूर की मूवी देखी है संजू, वो संजय दत्त की मूवी आई थी एक, उसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, मतलब वो ड्रग्स लेता है, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है, मतलब वो क्या था, उन गुड्स का हैबिचुअल हो गया था। मतलब इन्होंने ये बात यहाँ समझाने की कोशिश करी, अगर कोई पर्सन किसी भी कमोडिटी का हैबिचुअल हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा? आदी, बोले तो हैबिचुअल, तो उस पर्सन को प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, प्राइस से लेने देना नहीं है। उसको तो वो कमोडिटी चाहिए एनी हाउ, चाहे वो 100 रुपये सस्ती मिले या 100 रुपये महंगी मिले, ही डजंट वरी अबाउट द प्राइस। उसको कमोडिटी की प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो किसी भी हालत में वो कमोडिटी चाहिए, चाहे वो सस्ती आए चाहे वो महंगी आए। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी, अगर कोई पर्सन किसी कमोडिटी का हैबिचुअल हो जाता है तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता। तो नेक्स्ट क्या बोला बच्चों इन्होंने? हैबिचुअल्स। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स बिकॉज द कंज्यूमर इज रेडी टू पे मोर एंड मोर प्राइस टू गेट दैट कमोडिटी। उस कमोडिटी को लेने के लिए, पाने के लिए कंज्यूमर कितना भी पैसा देने को तैयार है। और अपन देखते हैं, चलो देखो मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। दो पर्सन थे ए और बी, एक तो मैं था, एक मेरा फ्रेंड था बी, इसका एक्सीडेंट हो गया, हम दोनों साथ जा रहे थे। अब मेरे पास ऑप्शन देखो, एक है हॉस्पिटल ए, हॉस्पिटल बी, हॉस्पिटल सी, हॉस्पिटल डी। अगर मैं ये हॉस्पिटल, ये है 2 किलोमीटर दूरी पे, ये था 7 किलोमीटर की दूरी पे, ये था 10 किलोमीटर की दूरी पे, और ये था 15 किलोमीटर की दूरी पे। अगर मैं इसको ए में लेके जाता हूँ तो वहाँ पे डॉक्टर की फीस थी बेटा 1000 रुपये, यहाँ डॉक्टर की फीस थी बेटा 500 रुपये, यहाँ डॉक्टर की फीस थी बेटा 200 रुपये, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, यहाँ फीस थी बेटा 0 रुपये। अब इसका एक्सीडेंट हो गया। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार मैं इसको अगर ए में लेके जाऊँ तो मेरे 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे, अगर मैं बी में लेके जाऊँ तो मेरे 500 रुपये खर्च हो जाएंगे, अगर मैं सी में लेके जाऊँ तो मेरे 200 खर्च, अगर मैं इसको डी में लेके जाता हूँ तो मेरा पैसा ही खर्च नहीं होगा। अब तुम होते मेरी जगह, तुम बताओ इसको हॉस्पिटल ए में लेके जाओगे, बी में, सी में या डी में? बोलो सर, आप सोचते हो हम तो इसको हॉस्पिटल ए में लेके जाते, क्योंकि सर इस टाइम हमें पैसों का नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि एज सून एज पॉसिबल इसको इलाज मिल जाए। तो हम यही बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी
कंज्यूमर कभी भी पैसों का नहीं सोचता। तो उन्होंने ये लिखा, इन केस ऑफ इमरजेंसी लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट। तो इमरजेंसी की भी केस में हम प्राइस का कभी भी नहीं सोचते। हमारे मन में एक ही थॉट रहता है कि एज सून एज पॉसिबल उसको ट्रीटमेंट मिल जाए। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने पहला एक्सेप्शन क्या पढ़ा बेटा, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। दूसरा क्या पढ़ा हमने बेटा, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तीसरा क्या पढ़ा हमने बेटा, हैबिचुअल गुड्स। एक क्या पढ़ा बेटा हमने, इमरजेंसी। और आगे चलते हैं बेटा हम लोग, एक आता है बेटा गिवन गुड्स, एक आता है बेटा गिवन गुड्स। आप लोगों को इन्फीरियर गुड्स की डेफिनेशन याद है क्या, मैंने सिखाई थी, याद करो। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। इन्फीरियर गुड्स की डेफिनेशन थी, दोज गुड्स वेयर इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो अगर मैं गिवन गुड्स की डेफिनेशन बोलूँ ना आपको, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। गिवन गुड्स बोलता है बेटा, दोज इन्फीरियर गुड्स वेयर इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। सर लेकिन इसका इम्पैक्ट समझाओ हमें। मैंने कहा सुनना, देखो मैं हूँ वेजिटेरियन हूँ प्योर, मैं एकदम शाकाहारी आदमी। मेरा एक दोस्त आया, मेरा दोस्त मुझे बोलता है, वो नॉनवेज खाता था, तो मेरा दोस्त आके मुझे बोलता है, अरे आशुतोष तुझे पता है जो नॉनवेज है, चिकन है, उसकी प्राइस 100 रुपीज़ कम हो गई। तो मैं इसको बोलूँगा भाई मुझे क्यों बता रहा है, मुझे कोई रेलेवेंस ही नहीं है, चिकन सस्ता हो या महंगा मैं क्या करूँगा जान के, मैं तो कंज्यूम ही नहीं करता। समझ रहे हो, ऐसे ही वो नॉन वेजिटेरियन था, तो मैंने जाके, वो डेली नॉनवेज खा रहा है, मैं जाके उसको बोल रहा हूँ तेरे को पता है ब्रेड 10 रुपये सस्ती हो गई, ब्रेड 20 रुपये महंगी हो गई, तो वो भी क्या बोलेगा, मुझे क्यों बता रहा है। कहने का मतलब जो कमोडिटी में कंज्यूम ही नहीं करता, अगर उसका प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है तो क्या मुझे अफेक्ट होगा, नहीं। समझ में आया बेटा, तो भी हमें अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं बेटा गिवन गुड्स। तो उन्होंने लिखा, those inferior goods where price effect is positive and income effect is negative are known as given goods. Example meat and bread. Example meat and bread. तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मैंने 5 ऐसे केस पढ़ाए जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, क्या क्या था बेटा, पहला था सर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, दूसरा था बेटा इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा था बेटा हैबिचुअल गुड्स, एक था इमरजेंसी और एक था गिवन गुड्स। तो ये सारे के सारे हमने क्या पढ़े बच्चों, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो हम 2 टॉपिक हम इस चैप्टर में और पढ़ने हैं, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ एक डेफिनेशन पढ़ाना चाहता हूँ। एक डेफिनेशन आती है बेटा जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होती है, तो पढ़ते हैं, देखो When two goods are jointly demanded to fulfill a particular want, किसी भी एक पर्टिकुलर वांट को पूरा करने के लिए जब हम किसी 2 कमोडिटी को एक साथ परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। तो देखो, when two goods are jointly demanded to fulfill a particular want, it is termed as joint demand. Example पेन एंड इंक। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पेन एंड इंक। दूसरा फैन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जाम्पल क्या है बेटा, पेन और इंक साथ चाहिए होता है। अगर आप पेन ले आओगे इंक नहीं लेकर आए तो चलेगा कैसे। फैन है बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फैन भी नहीं चलेगा। तो किसी भी पर्टिकुलर वांट को पूरा करने के लिए जब 2 कमोडिटी की एक साथ डिमांड की जाती है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। एक आता है बेटा कंपोजिट डिमांड, एक आता है बच्चों कंपोजिट डिमांड, वो भी पढ़ते हैं हम। कंपोजिट डिमांड क्या होता है बेटा, सुनना। डिमांड फॉर सच कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, आप बिजली से फैन चला लो, एसी चला लो, कूलर चला लो, फ्रिज चला लो, बैटरी चार्ज कर लो मोबाइल की। तो कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसके क्या है बेटा, सेवरल यूज है, मल्टीपल यूज है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। तो डिमांड फॉर सच कमोडिटी विच कैन बी पुट इन सेवरल यूजेस, सच डिमांड इज टर्म्ड एज कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑटोनोमस डिमांड। इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड। एक होता है बेटा डिराइव्ड डिमांड। क्या होता है बच्चों, डिराइव्ड डिमांड।
तो पढ़ते हैं, देखो बेटा ऑटोनोमस क्या होता है, फिर डिराइव्ड क्या होता है। डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट, जब हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, सपोज करो मुझे एक घर चाहिए, मैंने बनाया घर खरीद लिया, तो कौन सी डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड। डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तो देखो डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट ऑफ अ हाउस, अब मुझे घर चाहिए, मैंने पहले ज़मीन खरीदी, मैंने 100 मजदूरों को बुलाया, सीमेंट ला के दी, बजरी ला के दी, मैंने घर बनवाया। अब मैं डायरेक्ट घर नहीं खरीद रहा, मैं उसको बनवा रहा हूँ, 1-2 साल लग गए, तो उन्होंने ये बोला उस घर को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल, जो जो चीज़ें आई, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। मतलब फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी कहाँ कवर होती है बेटा, डिराइव्ड डिमांड में। डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर विच इज डिराइव्ड टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट्स। फाइनल गुड्स को बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी वो किस में कवर होती है बेटा, डिराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट टू बिल्ड अ हाउस, तो देखो जो भी स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, वो सब क्या है बेटा, मेरी डिराइव्ड डिमांड। मतलब जो भी मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, वो सब किसका एग्जांपल है बेटा, डिराइव्ड डिमांड का। तो मैंने आपको 2 तरह की डिमांड बताई बच्चों, कौन कौन सी, 3। एक तो थी जॉइंट डिमांड, किसी भी पर्टिकुलर वांट को फुलफिल करने के लिए जब 2 गुड्स एक साथ आते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या था बेटा, कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसको हम सेवरल, किसी भी ऐसी चीज़ की डिमांड जिसको मल्टीपल यूज के लिए काम में ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। अगर ऑटोनोमस की मैं बात करूं, जब मैं फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड की बात करता हूं डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट ऑफ अ हाउस, तो वो होती है ऑटोनोमस डिमांड। और डिराइव्ड डिमांड की अगर मैं बात करूं, उस फाइनल कमोडिटी तक पहुंचने के लिए जो जो रॉ मटेरियल मुझे चाहिए, जो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे चाहिए, वो किसका एग्जाम्पल होता है बच्चों, डिराइव्ड डिमांड का। फॉर एग्जाम्पल हाउस बनाने के लिए सर सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, बजरी चाहिए, वो सब किसका एग्जाम्पल है बेटा, डिराइव्ड डिमांड का। तो ये हमने एक टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिमांड को खत्म करने की कोशिश करेंगे और हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तब तक आप इस पार्ट को पढ़ना, PDF मुझसे मंगा लेना, कोशिश करना समझने की। कोई डाउट आए तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके डाउट भी सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।